Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk. In our previous lecture, we just studied about some basic attempts related to the classification of elements, in which first we discussed Daubernia's triad, then Newland's octave rule, then Mendeleev's periodic table, and now we are going to discuss another important topic related to the classification, and that is Lothar-Mayer's classification. तो लोथर मेयर के क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए हमें उस टाइम में जाना पड़ेगा। वो कौन सा टाइम था जब लोथर मेयर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया? अप्रोक्सीमेटली 1869 के आसपास की ये बात है। देखिए, जिस टाइम 1869 में जब लोथर मेयर ने अपना क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की, ये वो टाइम था जिस टाइम पर ऑलमोस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए कोशिशें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि 1869 तक बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे और ये पता चल चुका था कि अगर हम इन एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टीज या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो इनकी स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगी। तो एक्चुअल में दैट वाज द टाइम जब सभी जो साइंटिस्ट थे उनका ध्यान किस ओर था? एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की ओर था। तो एक्चुअल में जब हम लोथर मेयर की थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें साथ के साथ डिस्कस करना पड़ता है मेंडलीव की थ्योरी को भी। मेंडलीव की थ्योरी को हम बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में क्या हुआ? 1869 में जिस टाइम मेंडलीव की थ्योरी आई, उसी टाइम लोथर मेयर ने भी अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। दोनों ही में सिमिलरिटीज क्या थी और डिफरेंस क्या था? सबसे पहली सिमिलरिटी ये थी कि लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों का टाइम पीरियड सेम था। जिस टाइम लोथर मेयर अपना क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम मेंडलीव भी अटेम्प्ट्स कर रहे थे अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने का। सेकंड जो दोनों के बीच में कॉमन चीज थी, जो कॉमन नेम था, दैट वाज रॉबर्ट बंसन। रॉबर्ट बंसन भी एक साइंटिस्ट थे जो लोथर मेयर और मेंडलीव के सीनियर साइंटिस्ट थे और इनके अंडर में ही ये दोनों अपनी जो थ्योरी थी वो प्रेजेंट कर रहे थे। या यूं कह लीजिए कि रॉबर्ट बंसन के सुपरविजन में लोथर मेयर और मेंडलीव काम कर रहे थे। मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट थे, लोथर मेयर जर्मन साइंटिस्ट थे, लेकिन दोनों ही किसके अंडर में वर्क कर रहे थे? बोथ वर वर्किंग अंडर रॉबर्ट बंसन। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मेंडलीव और लोथर मेयर दोनों ने ही अपनी थ्योरी प्रेजेंट की और दोनों ने ही क्या माना कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे आसपास, उनको अगर हम उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमाएं तो वो एक प्रॉपर्टीज जो उनकी हैं वो क्या होने लगेंगी? रिपीट होने लगेंगी और वो एक सही सीक्वेंस में जमा लिए जाएंगे। इट मींस दोनों का ही बेस क्या था? दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था ये हमने? मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ में हमने ये बात पढ़ी थी, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी हम एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अगर एलिमेंट्स को जमाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, तो कुछ टाइम बाद प्रॉपर्टीज क्या होने लगेंगी? रिपीट होने लगेंगी। ऐसा सिर्फ मेंडलीव का ही मानना नहीं था, बल्कि लोथर मेयर ने भी इस थ्योरी को क्या माना? सही माना। फिर डिफरेंस कहाँ आया? लोथर मेयर ने क्या किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा। किसको ध्यान में रखा? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसका एटॉमिक वॉल्यूम। जबकि जो हमारे मेंडलीव थे उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया? इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को अपना बेस बनाया और ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। जब हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब हमने उसको ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनाने के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। ऊपर टेबल के अंदर हम ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का टाइप लिख रहे थे। इट मींस दिमित्री मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज को बेस बना करके, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज? ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स, अपनी क्लासिफिकेशन दिया, अपनी पीरियोडिक टेबल तैयार की। जबकि लोथर मेयर ने क्या किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटॉमिक वॉल्यूम, इनको बेस बना करके क्या किया? एक एटॉमिक वॉल्यूम कर्व दिया, एक ग्राफ दिया, और वो ग्राफ आपको साइड में दिखाई भी दे रहा है। तो बेसिकली लोथर मेयर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। इन 1869 अंडर रॉबर्ट बंसन इन्होंने क्या किया? अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या माना? दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। फिर इन्होंने आगे क्या किया? एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास,
इन दोनों के बीच में एलिमेंट्स का एक ग्राफ या कर्व प्रेजेंट किया जिसको हम एटॉमिक वॉल्यूम कर्व कहते हैं। तो एक्चुअली में हम लोथर-मेयर थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, उनका दिया हुआ कर्व पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या था लोथर-मेयर का कर्व, किस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, क्या कमियां थी इनके क्लासिफिकेशन में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए लोथर-मेयर ने जब अपनी थ्योरी प्रेजेंट की तब तक ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स नॉन थे। 56 एलिमेंट्स पे इन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बेस बनाया डेंसिटी और एटॉमिक वॉल्यूम को। हमें मालूम है डेंसिटी जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज m/v, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं एटॉमिक वॉल्यूम की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक वॉल्यूम, तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम तक नोन थे उनके एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में पता लगाया और एटॉमिक मास के साथ उसका कर्व बनाया। अब ये एटॉमिक वॉल्यूम होता क्या है, कैसे पता लगाएंगे एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है। कोई एटम जो होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद इसके पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं और इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में क्या फिल किए जाते हैं, एलिमेंट्स फिल किए जाते हैं। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट में एटम में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। इसी के पैरेलल में एक और एटम बनाता हूं दैट इज अनदर एलिमेंट जो कुछ इस तरह से होगा। सपोज कीजिए 1s2 2s2 एंड 2p5। देखिए दोनों एटम्स के अंदर काफी डिफरेंस है। पहले एटम का साइज आपको काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसके जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं वो एरिया ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कम हैं। ठीक है, इट मींस इसकी डेंसिटी क्या है, लो है, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या होगा, ज्यादा। इसी तरह से इस वाले एटम को देखें तो इसका एटॉमिक वॉल्यूम हमें कम नजर आ रहा है लेकिन इसकी डेंसिटी क्या नजर आ रही है, हाई नजर आ रही है। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज और उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या निकाला, हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। किस फॉर्मूले के थ्रू, एटॉमिक मास को उसकी डेंसिटी से डिवाइड करके एटॉमिक वॉल्यूम निकाला और इस एटॉमिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बना दिया, कर्व बना दिया जो कि कुछ इस तरह से था। क्या कहता है ये एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व, एक तरफ हमने वाई एक्सिस पर हमने एटॉमिक वॉल्यूम लिया हुआ है, यानी अगर मैं ऊपर की ओर जाएगा मेरा कर्व, इट मींस क्या इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जबकि जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पर इन्होंने क्या लिया, एटॉमिक मास दिया, यानी कर्व जैसे जैसे आगे जाएगा तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये कर्व जो है आपको काफी इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, काफी पीक्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये वापस नीचे आ रहा है, फिर इसमें काफी पीक्स दिखाई दे रही हैं आपको। तो आइए जानते हैं क्या कहता है ये कर्व। एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द मैक्सिमा ऑफ द कर्व। एल्कली मेटल्स यानी कि फर्स्ट ग्रुप की मेंबर जो थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इस ग्राफ में पीक पॉइंट पर पाई गई। देख लीजिए, आप देख सकते हैं लिथियम सबसे ऊपर है, फिर सोडियम ऊपर है, फिर पोटेशियम ऊपर है, फिर रुबिडियम ऊपर है, फिर सीजियम ऊपर है। एल्कली मेटल अगर ऊपर आ रही हैं, यानी कि एल्कली मेटल्स को हम अगर पीक पर रख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, एल्कली मेटल्स को पीक पे रखने का मीनिंग ये है कि इनका क्या बहुत ज्यादा आ रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम हाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम तब ज्यादा आएगा जब डेंसिटी इनकी क्या आए, लो, और एटॉमिक मास की वैल्यू क्या आ जाए, ज्यादा। और ऐसा ही तो होता है एल्कली मेटल्स में। जब हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं, सपोज सोडियम की बात करेंगे, लिथियम की बात करेंगे, पोटेशियम की बात करेंगे, तो इनका एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है। आपको मालूम है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है, यानी ये काफी बड़ा एटॉमिक साइज रखती है, यानी यहां पर वैल्यू हाई आएगी, लेकिन इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी डी की वैल्यू काफी कम होती है। और इसलिए am अपॉन डी यानी एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या आती है, हाई आती है। इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यह है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये किसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 11। आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में ये एटम काफी बड़ा है, काफी बड़ा है।
इसका एटॉमिक साइज भी काफी बड़ा है, लेकिन एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है, इसलिए ज्यादा बड़ी जगह में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कम है, इसलिए डेंसिटी क्या आ रही है, काफी लो आ रही है। बड़े एटॉमिक साइज में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो डेंसिटी क्या आ रही है, कम आ रही है। इसीलिए सोडियम का एटॉमिक वॉल्यूम क्या माना जाएगा, काफी हाई माना जाएगा, डेंसिटी काफी लो है। इसीलिए इन्होंने पीक पर अपनी जगह बनाई, क्योंकि इनका एटॉमिक वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा। सेकंड चीज हमारे यहां क्या आती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई पोजीशन एट द मिड। हमें मालूम है एल्कली मेटल्स के जस्ट बाद कौन आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी सेकंड ग्रुप के मेंबर्स, मींस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एलिमेंट्स आते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एल्कली मेटल्स से थोड़ा छोटा साइज किसका होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है। जी हाँ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एल्कली मेटल्स से थोड़ी छोटी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर डेंसिटी की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अगर डेंसिटी की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी तो एटॉमिक वॉल्यूम थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा दी, तो थोड़ा सा एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। थोड़ा सा एटॉमिक वॉल्यूम कम हुआ तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया पीक, और थोड़ा सा नीचे मिड वे में हमें कौन देखने को मिले, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखने को मिले। थर्ड जो है हमारा, हैलोजेंस ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। हैलोजेंस ने क्या किया, और नीचे जगह पाई, क्यों, क्योंकि इनकी डेंसिटी हाई होती है तो इनका एटॉमिक वॉल्यूम क्या आया, काफी कम। ठीक है, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई मिनिमा ऑफ द क्रम। सबसे नीचे आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, रोहोडियम, दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स, मींस डी ब्लॉक के मेंबर्स। ये पीक में सबसे नीचे आ रहे हैं, इस ग्राफ में सबसे नीचे इनकी जगह है। क्यों, इसका मतलब ये कहाँ, एटॉमिक वॉल्यूम इनका काफी कम है। और एटॉमिक वॉल्यूम कब कम होगा, एटॉमिक वॉल्यूम कम होगा जब डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेंसिटी हाई क्यों होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से हम डी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, और हमें मालूम है डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 तक हम डी इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो अचानक से शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, काफी हाई हो जाती है। अगर डेंसिटी हाई होगी तो एटॉमिक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इसीलिए इनकी जगह बिल्कुल नीचे आई है। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो इस तरह से जो हमारे लॉथर मेयर थे, उन्होंने इस तरह का कुछ कर्व बनाया और अपने क्लासिफिकेशन को समझाने की कोशिश की। फिर भी जो लॉथर मेयर थे उनके क्लासिफिकेशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और इसके पीछे क्या रीज़न था, इसके पीछे जो रीज़न था वो था दिमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर कि लॉथर मेयर की थ्योरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई। तो इसके पीछे रीज़न है कि मेंडलीव जो थे, मेंडलीव और लॉथर मेयर की थ्योरी साथ साथ रिप्रेजेंट की गई, एक साथ इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया। और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल थी, जबकि जो लॉथर मेयर का क्लासिफिकेशन था, लॉथर मेयर का क्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट माना गया। इनकम्प्लीट क्यों माना गया, इसके लिए आपको याद करना होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड्स में जमाया, और साथ के साथ इन्होंने आगे आने वाले एलिमेंट्स को भी जगह दी। मींस इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की, और ये उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो गए। लेकिन लॉथर मेयर की जो थ्योरी थी वो इनकम्प्लीट थी, ये बहुत सारी चीज़ों का क्या नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए, और अपनी पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द लॉथर्स मेयर्स थ्योरी। अगली क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।